बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुल्क की इकनॉमिक सिचुएशन। जब मौशी सूरत हाल की बेहतरी की जानिब हम गामजन होने की बात करते हैं या फिर मौशी तरक्की की बात करते हैं, ओवरऑल इसमें कितने इकदाम करने की ज़रूरत है ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो करंट सिचुएशन है उसका बेहतर होना, उसका स्टेबल होना कितना ज़रूरी है, बिलखुसूस जब हम मुल्क के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तभी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आ सकती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कितना ज़रूरी है कि अगर हम मौशी तरक्की चाहते हैं, मौशी बेहतरी चाहते हैं, मौशी बहरान से निकलना चाहते हैं, तो इसके लिए पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, यानी कि सियासी इस्तेहकाम हो। सियासी इस्तेहकाम कैसे लाया जा सकता है? अगर मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट आपके सामने रखूं वज़ीर ख़जाना की जो मेरे पास है, कि वो कहते हैं कि अपोजिशन जब भी एहतजाज की कॉल देती है तो उससे रोज़ाना 119 अरब रुपए का नुकसान होता है। एक जानिब हम महंगाई से लड़ रहे हैं, एक जानिब हम ये बात कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, आवाम को इस महंगाई के बहरान से निकाला जाए। ये महंगाई का बोझ जो हमारे कंधों पर है इस वक्त, हमें इससे छुटकारा हासिल करना है, कर्ज के बोझ से निजात हासिल करनी है, IMF के कर्ज से छुटकारा हासिल करना है। उसके लिए हमें मुआशी तौर पर प्लानिंग्स करनी है, स्ट्रैटेजीज अपनानी है। एक जानिब तो हम ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए इकदाम भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से वज़ीर ख़जाना भी ये बात कर रहे हैं कि जब अपोजिशन एहतजाज करती है या एहतजाज की कॉल देती है तो फिर उससे अरबों का नुकसान होता है डेली बेसिस पर। तो फिर कितना ज़रूरी है कि हमारी अपोजिशन रहनुमा या फिर सियासी रहनुमा हमारे सर जोड़कर बैठें और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं ताकि मईशत की बेहतरी मुमकिन हो सके। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है सज्जाद तरीन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। सर आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। माहिर मुआशियात नईम सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन करें, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। एक और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उबैद यूसुफजई साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ सज्जाद तरीन साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि हम मौशी अशारियों पर बाद में गुफ्तगू करेंगे। ये जो सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है ताकि मुल्क में मईशत बेहतर हो सके, मौशी इस्तेहकाम आ सके, मौशी तरक्की आ सके। सर ज़रा मैं चाहूँगी आप इस पर रोशनी डालें। देखिए हुमा, बात यह है कि जब तक मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा मौशी सूरत बेहतर नहीं हो सकती, और अगर बेहतर होगी भी तो उसका फ़ायदा जो है वो आवाम तक नहीं पहुँचेगा, आवाम उलझी रहेगी। इसी तरह अब आप एहतजाज की कॉल दे दें, आप दूसरी जानिब से आप जो है कंटेनर लगा के शहर को सील कर दें, मंडियों में माल नहीं पहुँचेगा। आज की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट थी उसमें बताया जा रहा था कि सब्ज़ी, आलू और प्याज इनके डबल से डबल रेट हो गए हैं, मार्केट में किल्लत पैदा हो गई है। तो वो जो बेहतरी है फिर वो आम आदमी तक तो बेहतरी नहीं जाती ना, आम आदमी तो परेशान रहता है। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ सियासी सूरत हाल बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सियासी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए कोई ऐसा फार्मूला सामने आना चाहिए जो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को काबिल कबूल हो, जिस पे बैठ के बात की जाए, तमाम लीडरशिप बैठे, कोई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो जाए, कोई गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हो जाए, उसमें बैठकर बहुत सारी लीडरशिप ऐसी है जो इस वक्त कौमी असम्बली की या पार्लियामेंट की मेंबर नहीं है, बाहर बैठे हुए हैं, उनको आप बुलाएं, वो मुल्क को, कौम के मसले उनके सामने रखें, उनको बताएं कि इस कौम को, इस मुल्क को ये जो मसाइल हैं दरपेश हैं और इनके हल के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, आप बताएं आपके क्या पास फार्मूला क्या है। तो देखें सियासतदान जब बैठते हैं ना तो वो मामलात को कोई ना कोई एक तरफ ले चलते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं। जब सियासतदान एक टेबल पर नहीं बैठेंगे और एक दूसरे को नहीं मानेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तो फैसले सड़कों पर नहीं होते। और सड़कों से फैसले करने की जो बात रखी गई है या जो सोच है, मैं समझता हूँ उससे मुल्क को नुकसान होता है, आम आदमी को नुकसान होता है। ये बड़ी प्यारी बात आप कर रहे हैं कि सड़कों पर फैसले नहीं होते। छोटी सी बात कर रहा हूँ, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो आम रेडी वाला है, आप उससे पूछें कि उस पर क्या गुजरती है, आटा कितना महंगा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बेचारे रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज बच्चों, अगर एक दो दिन उनका कारोबार जो है वो बंद हो जाए, मुल्क जितनी मर्जी हम कहते हैं जी मुआशी तरक्की कर रहा है और बड़े जो अदाद शुमार बताते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि उस आम आदमी की सूरत हाल बेहतर हम नहीं करेंगे, उसके लिए अच्छा माहौल नहीं बनाएंगे। यकीनन सर आपकी बात बजा है, इसी को आगे लेकर जा रहे हैं। नईम सिद्दीकी साहब, अभी जिस तरह से वज़ीर ख़जाना की एक स्टेटमेंट मैंने सामने रखी कि अपोजिशन जब एहतजाज की कॉल देती है, सड़क पर जब एहतजाज जारी होता है और तिजारत का पहिया रुक जाता है तो उससे अरबों का नुकसान होता है। एक अंदाजे के मुताबिक 190 अरब रुपए का डेली नुकसान। सर हम कैसे बेयर करेंगे, हम तो ऑलरेडी इतना बोझ उठाए हुए हैं अपने कंधों पर।
शुक्रिया हुमा। देखें, ये तो हुकूमत पाकिस्तान और वजारत खजाना की फिगर हैं, और इसमें तो कोई हम नहीं कह सकते कि कोई बात गलत है कि वो कह रहे हैं कि 190 अरब का ये डायरेक्ट लॉस की वो बात कर रहे हैं। हम्म। और जो इनडायरेक्ट लॉस है, जैसे तरीन साहब बात कर रहे थे, आप जो दिहाड़ीदार लोगों को देखें, डेली वेजेस वालों को देखें, रोज ऑफिस में आने वालों को देखें, और आप देखें जुम्मे से लेके और आज तीसरा चौथा दिन है, इस्लामाबाद ऐसे लग रहा है जैसे हमारी शख्सी आज़ादी जो है वो तो तलफ होके रह गई है। ऐसे ही। हम तो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। हम तो मेरे घर से मेरा ऑफिस जो है वो तकरीबन 3 किलोमीटर है, और मैंने 12 कंटेनर देखे हैं रास्ते में। मेरे दफ्तर को जाने वाले रास्ते पे कंटेनर लगे हुए हैं, मेन रोड पे कंटेनर लगे हुए हैं। तो मतलब ये कौन सा तरीकाकार है किसी की शख्सी आज़ादी में दखल अंदाजी का, और ख़ास तौर पे जो उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल जाना है, जिन्होंने कोई इंतहाई ज़रूरी काम जाना है, जिन्होंने बैरून मुल्क जाना है, जिन्होंने बाहर से आना है। हर बंदा जो है ना मुख्तलिफ फॉरम पूछ लिया, मैंने F7 से F6 जाना है, मैंने F6 से रावलपिंडी जाना है, मैंने चकसदा जाना है। मुझे बताएं मैं कैसे जाऊं? ये तो आपके छोटे से इस्लामाबाद के शहर का ये हाल है जो कंटेनरिस्तान बन चुका है। तो पूरे मुल्क में आप देखिए ऑटोमेटिकली अब एहतजाज किस लेवल पे है, हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें इससे फर्क नहीं है, लेकिन उसके हम तो हुए उस बगैर नुकसान का तखमीना लगा रहे हैं कि जो मईशत को नुकसान हो रहा है इसको कौन फुलफिल करेगा। अच्छा, अब देखें, ये एक बहुत संजीदा मसला है, क्योंकि एहतजाज और सियासी अदम इस्तेकाम मईशत पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। डेफिनेटली। प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, तजारत, ये सब मुतासर होती है। सिर्फ माशी नुकसान ही नहीं होता, बल्कि मुल्क और गैर मुल्की सरमायाकारी का एतमाद भी मुतज़्ज़ल होता है। हुकूमत को अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के जरिए मसले हल तलाश करना चाहिए ताकि माशी नुकसान से बचा जा सके। सियासी अदम इस्तेकाम में सरमायाकारी में इजाफा कैसे मुमकिन होगा? सियासी इस्तेकाम सरमायाकारी के लिए बहुत जरूरी है। एक जानिब तो सर हम खुश हैं कि इस वक्त खुशाइंद है, बेलारूस के सदर पाकिस्तान के दौरे पर है, मुख्तलिफ यादाश्तों के मुआहिदों पर दस्तखत हो रहे हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। दूसरी जानिब जब सियासी इस्तेहकाम ही नहीं होगा तो फिर मईशत कैसे बेहतर होगी? मुआहदों में दस्तखत हुए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मामला में MOU साइन हुए, फिर IT के मामले में डिस्कशन हो रही है, एजुकेशन के मामले में डिस्कशन हो रही है, फिर एग्रीकल्चर और ट्रैक्टर जो है वो एक कॉमन इंटरेस्ट है दोनों मुल्कों का, जिसमें रूस की बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है। तो ये छोटे छोटे मुल्क, हालांकि हमारा बेलारूस के साथ कोई 60-70 मिलियन डॉलर का ही जो है आपस में ट्रेड है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी ट्रेड को बढ़ा के हम इसमें इजाफा कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है ना सरमायाकार पॉलिसियों की तसलसल और सिक्योरिटी अगर मुल्क में मैसर हो तो बाहर का जो हमारा इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस होगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें मुआशी हिकमत अमली तो है, लेकिन सियासी हिकमत अमली का बहुत इसका भी बहुत बड़ा किरदार है। उबैद, ये जो बात अभी नईम साहब कर रहे हैं कि मुआशी हम बेहतरी की बात करते हैं या मुआशी पॉलिसीज़ की बेहतरी की बात करते हैं, जब तक सियासी तौर पर स्ट्रैटेजीज नहीं अपनाई जाएंगी मईशत बेहतर नहीं होगी यकीनन। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, तब तक आपका मुल्क इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकता। दो चीज़ें हैं, पूरी दुनिया में भी ये बात हो रही थी कि एहतजाज से बहुत नुकसान होगा, जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं वो ये बात कर रहे हैं, साथ में इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये बात कर रहे हैं। एहतजाज पूरी दुनिया में होता है हुमा, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता अगर कोई बंदा एहतजाज करे, कोई पोलिटिकल पार्टी एहतजाज कर रही है तो आप अपने कैपिटल यानी शहर इक़्तिदार को ही बंद कर दें। उन्होंने एहतजाज करना तो आप उनको परेड ग्राउंड या कोई और जो है वेन्यू दे देते, वो आराम से एहतजाज करके चले जाते, उनका राइट है। आप किसी के राइट को कॉन्स्टिट्यूशनली आप उसको मना नहीं कर सकते। चले हम उसको डिस्कस नहीं करते, लेकिन इस वक्त जो मईशत का हाल है हमें तो उसकी बेहतरी की जानिब जाना है ना। सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुन सका। हम एहतजाज को डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि इस वक्त इस एहतजाज की कॉल से जो मईशत को नुकसान पहुंच रहा है डेली बेसिस पर, उसी पे आ रहा हूं। अब एहतजाज से जितना नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली, जितना पाकिस्तान को लॉस हो रहा है ऑलरेडी, अगर मैं आपको थोड़ी सी स्टेट बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के सबसे लोएस्ट तरीन जो हमारी इस वक्त इन्फ्लेशन है उस पर पहुंच सके हैं। इस वक्त आपकी जो स्टेट रिजर्व है उससे बामुश्किल आप अपने 1 से 2 माह की जो है इंपोर्ट्स ले सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो है उस पे जो कर्जा है वो 130 बिलियन क्रॉस कर गया है। चाइना के आप उनके कर्जों में सबसे पहले नंबर पे आ रहा है। इकोनॉमिकली आपके पास कोई प्लान नहीं है।
ये जल्द से एहतजाज, जुलूस, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपको लगता है कि कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है? अब बेलारूस का सदर यहाँ पे आया हुआ है, आपने पूरे पाकिस्तान को इस तरह एक बनगली की तरफ लेके जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क के लिए जब आप इकोनॉमिकली कोई प्लान लेके आते हैं, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना लाजमी है। किसी मुल्क में तब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती, तब तक कोई आपके पास बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जब वो ये नहीं देखता कि मेरी होने वाली इन्वेस्टमेंट जहां पे हो रही है वहां पे कोई स्टेबिलिटी हो। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी माशी स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली नहीं है, लेकिन अगर आपके मुल्क का जो निजाम है वो इतना बेवकूफाने तौर पे मुल्क में छोटी मोटी जो एहतजाज या चीजों को इस तरीके से टैकल करे कि एक छोटे से एहतजाज से आप पूरे मुल्क का जो सिस्टम है वो आप कोलैप्स करने की तरफ लेके चलते हैं, तो आई एम सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जोड़ेंगे जहां हमने रोका था ब्रेक पे जाने से कबल। आगे आने वाला वक्त कितना चैलेंजिंग हो सकता है, जरा इस पर बात करेंगे। जातरीन साहब, अब इकोनॉमिक ग्रोथ का फॉर्मूला तो हमारे पास मौजूद है, वो एप्लीकेबल कब होगा ये एक सवाल है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। अभी मुल्क के जो हालात हैं ये बेहतरी की जानिब कैसे जा सकते हैं? आपके पास कोई हल हो इसका? तो देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इसका हल उसी वक्त हो सकता है जब सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक टेबल पर बैठ जाएं, ठीक है, और बैठकर हल निकालें। देखें, प्रोटेस्ट तो करना कोई वो नहीं है, पाकिस्तान का आइन जो है इसकी इजाज़त देता है कि पुरअमन प्रोटेस्ट आप करें। पाकिस्तान में जो जिन लोगों ने पाकिस्तान का आइन बनाया, बानियान जो थे आइन के, उन्होंने यह हक रखा हुआ है कि आप किसी भी बात पर, जो हुकूमत आपकी बात नहीं सुनती, कोई इदारा आपकी बात नहीं सुनता, आप पुरअमन प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, आपको हक हासिल है। लेकिन ये जो मतलब ऐसा एहतजाज कि आप कई दिन एहतजाज करते रहें और उस एहतजाज की वजह से गरीब आदमी, मेहनत काश मजदूर जो है, देखें ये जो बड़ा सरमायादार है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ा सरमायादार जो है उसके पास बड़े मौके होते हैं पैसे कमाने के। जो आम आदमी है, जो मजदूर आदमी है, जो मेहनत काश है, जो कॉमरेड है, उसको तो बेचारे को रोज कमाना होता है। मेरा तो उसको सवाल तो रोज यहाँ से कमाना शुरू होता है कि इसका अल्टीमेट आपके पास क्या क्रक्स निकलता है, क्या वो निकलता है, इसका कोई रिजल्ट निकलता है? क्या ये आम आदमी के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए, किसी शख्स की जाती मफाद को मद्देनजर रखते हुए ये सब कुछ किया जा रहा है? देखें, आम आदमी के, अगर आप आम आदमी को रिलीफ देना चाहते हैं, जो ये एहतजाज और शोर कर रहे हैं, तो वो आम आदमी के रिलीफ के लिए कोई पैकेज बताएं ना। कोई बताएं कि जनाब हमारे पास ये मंशूर है, हमारे पास ये प्रोग्राम है, इस पर हुकूमत अमल दरामद करे। अब आप ये कहें कि जी जब तक मेरी बातें नहीं मानी जाती, मेरी ज़ाती ख्वाहिशें नहीं मानी जाती, उस वक्त तक जो है ये प्रोटेस्ट होगा। और फिर दूसरी बात ये है, पाकिस्तान, पहले तो हमें ये तय करना है कि पाकिस्तान को हमने एक आइन के मुताबिक चलाना है। पाकिस्तान के आइन में सब चीज़ें मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं। आपके साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी है तो आप अदालत में जाएं, लोगों को रिलीफ मिलता रहा है ना। मतलब यहाँ आपको मैं माजी की मिसाल देना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी 12-13 साल जो है वो जेल में रहे, वहां से बरी होके आए, ठीक है। अब वो ये तो नहीं कहा उन्होंने कि जी आप सड़कों पे लेट जाएं और आप जो है माहौल ख़राब कर दें। इसमें नुकसान जो है, ये बड़ा सरमायादार जो है ना, इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये बड़ा सरमायादार को जो नुकसान होता है वो फिर अगले चंद दिनों में पूरा कर लेता है। जो गरीब आदमी है, जो मेहनत काश है, जो मजदूर है, उसका जो नुकसान होता है वो नहीं उसका पूरा हो सकता। वही आते हैं, नुकसान भी उनका होता है, अल्टीमेटली जानों से भी वही जाते हैं। बिल्कुल गरीब आदमी जाते हैं। आप देखें ना, जितने इसमें टॉप लीडर जो एहतजाज करते रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल सारी हिस्ट्री में, सिवाय एक भुट्टो खानदान को छोड़ दें कि उनके बच्चे भी मारे गए, उनकी बेटी भी मारी गई, भुट्टो साहब खुद फांसी लग गए, बाकियों का आप देख लें ना, किसी के बच्चे कोई नहीं शामिल हुआ एहतजाज में। तो ये लोगों के बच्चों को ईंधन बनाते हैं अपने मकासद के लिए, अपने मकासद पूरे करने के लिए गरीबों के बच्चों को आप ईंधन बना रहे हैं। मुझे ख्वाजा साहब की बात याद आ गई कि आपके अपने बच्चे कहें, उनको लाके पहली सफों में खड़े करें तब भी हम माने कि आप किसी बात पे लड़े। खैर, ये पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगी। नईम सिद्दीकी साहब, सर अभी जिस तरह से सजातरीन साहब एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि कोई मंशूर, कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लानिंग हो, हमारे पास इकोनॉमिकल प्लानिंग क्या है, मुआशी तौर पर हमारी क्या स्ट्रेटजीज हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का फुकदान है, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ का फुकदान है, ज़रा सर इस जानिब भी रोशनी डालिएगा। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम पहले कहते होते थे कि जी कोई पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड होना चाहिए, लेकिन अब टाइम ये आ गया कि हम कहते हैं कोई इकोनॉमिक नैरेटिव बिल्ड करें। आप कोई ऐसी चीज़ सामने लेके आए। अभी आपको पता है कि अभी एडवाइजर टू द फाइनेंस मिनिस्टर भी आ गए हैं, जिनका जो MP1 पे स्केल भी है, और वो उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अच्छा। तो वो शायद कोई इकोनॉमिक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें, लेकिन पहले तो देखना ये है कि हमारे मसाइल हैं क्या। अभी आप बात करें इन्फ्लेशन की,
अब देखें कि अभी 400 रुपए किलो आज टमाटर थे, और शिमला मिर्च जो पहले मुफ्त मिला करती थी वो 350 रुपए जी। और आज जो है गोश्त के अवेलेबल नहीं है, पेट्रोलियम की मसनूआत की कमी हो गई है। पेट्रोल पंप उन्होंने कह दिया है कि अगर कल तक हड़ताल रही तो हम आपको पेट्रोल नहीं दे सकते। अब ये तो एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स है कि आप निज़ाम को ही आप बिल्कुल बंद कर दें और किसी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोक दें। आज पूरा इस्लामाबाद के शॉपिंग सेंटर्स, बैंक सब बंद थे। आप देखिए कितना बड़ा नुकसान होता है। अब आप कहते हैं कि हमने इन्फ्लेशन कम किया है, इन्फ्लेशन हमारा कहाँ से कम हुआ है? कोई चीज हमें सस्ती बाजार में मिलती नहीं है। अब आपने पूछा कि भाई इनके मसाइल क्या है और इनके हल क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारा मसला है इन्फ्लेशन, हमारा मसला है फिस्कल डेफिसिट, हमारा मसला है एनर्जी क्राइसिस, हमारा मसला है अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा मसला है टैक्स बेस, हमारा मसला है करप्शन और गवर्नेंस, हमारा मसला है नो एक्सपोर्ट एंड ट्रेड डेफिसिट। ये तो हमारे मसाइल हैं, और ये कोई आज से नहीं है, पिछले 30 साल से ये मसाइल चल रहे हैं। और अब इनको रिवाइवल करना है, इनको देखना है, इनके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए। देखिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट करने की। अभी बेलारूस वाले आए हुए हैं, इनके साथ हम मशीनरी पे बात कर सकते हैं, हम इनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बात करते हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी पे बात कर सकते हैं, आईटी टेक्नोलॉजी से बात कर सकते हैं। और हुकूमत अपना इकोनॉमिक जो डाउनफॉल है हमारा इस वक्त, उस वक्त आईटी इंडस्ट्री एक बेहतरीन इंडस्ट्री है जिसमें हम नॉन टेंजिबल तरीके से पैसा कमा सकते हैं। और हमारे पास बहुत बड़ा टैलेंट है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी जहन मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं हमारे पास, जो कि हमारी इस आईटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा हम सर, जिस जानिब आप इशारा दे रहे हैं ना, तो ये बातें कहा जा रहा है कि इस बात को प्रमोट भी किया जाएगा, और जहाँ ज़राई मशीनरी की बात है और ट्रैक्टर्स को बनाने की इनकी तैयारी के लिए सनद के हवाले से भी म्यूचुअल कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। हमारे मुल्क में इस वक्त 34% आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ी है। ये और आईटी ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। फ्रीलांसर के लिए टैक्स में आप कमी करें, जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान करें, नौजवानों को आईटी सेक्टर फराहम करने के प्रोग्राम दें। भारत की आईटी एक्सपोर्ट जो है $200 बिलियन से ज्यादा है। तो हुकूमत को भी चाहिए ना कि आईटी सेक्टर को फरोग में संजीदगी का इजहार करे, बातें ना करें कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन और जो हालिया हुकूमती पॉलिसी हैं जैसे स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का क्याम है, आईटी इंडस्ट्री के लिए मुराद है, इसको इसमें संजीदगी को जाहिर करें। अच्छा, और संजीदगी कैसे हो सकती है उबैद? मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप इसमें ज़रूर अपना शेयर डालें कि आईटी इंडस्ट्री में संजीदगी के हवाले से बात कर रहे हैं नईम सिद्दीकी साहब कि हुकूमत को चाहिए कि संजीदा इकदाम करें। क्या संजीदा इकदाम हो सकते हैं आपकी नज़र में? और फिर यूथ को गाइडलाइन प्रॉपर फराहम करना, यहाँ पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है। ठीक, हुकूमत सबसे पहले तो उस आईटी इंडस्ट्री पे मैं आता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए कि पाकिस्तान में जो आपकी इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी के लिए एक ऑपरेशनल कोई आप पॉलिसी बनाएं। ऐसी पॉलिसी जो कि तमाम सियासी जमातें उन पे मुत्तहिद हो, कि चाहे धरना हो, एहतजाज हो, मुल्क में कोई भी निजाम आ जाए, लेकिन आपकी वो 10-15 साल की पॉलिसी एक स्टैटिक तरीके से आगे जाए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अब जहां पे आती आपकी आईटी इंडस्ट्री आ गई, बकाया इंडस्ट्रीज आ गए, उनके लिए चाहिए इस वक्त प्लेटफॉर्म और उनके लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपको लगता है कि इस करंट कंडीशन में जहां पे हर दूसरे तीसरे महीने आपकी इंटरनेट बंद हो जाती है, आपके सारे फायरवॉल लग जाते हैं, सारी चीजें लग जाती हैं, उसमें क्या आपकी आईटी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो ऐसे इंडस्ट्रीज को अगर आपने ग्रोथ देनी है, ऐसे इंडस्ट्री से अगर आपने पाकिस्तान में पैसा कमाना है, पाकिस्तान को रेवेन्यू दिलवानी है, तो सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको उनके लिए पॉलिसी तो बनानी चाहिए, वो ऐसी पॉलिसी जो अनइंटरप्टेड हो, नॉट फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 5 ईयर्स, कम से कम उसको 10-15 साल चाहिए। और उसके लिए एक विजन चाहिए जो कि तमाम सियासी पार्टी उसमें मुदाखलत ना करे, सारे मुत्तफिक उस चीज पे। और उसके लिए कम से कम आपको 10-15 साल चाहिए। हुमा ये 1-2 साल का गेम नहीं होता कि 1-2 साल में आप कोई भी पॉलिसी लेके आ जाए और कोई दूसरी पार्टी आके उसको
रफा दफा कर दें। तो उसके लिए जो आजकल पाकिस्तान के हालात है, आई डोंट थिंक सो कि उसमें एक्टिंग इंडस्ट्री का सवाल ही पैदा होता है। अच्छा, सबसे ये पहले जो इन आप सारी बात करें पॉलिटिशियंस ना, को मैं बैठना चाहूंगी होगा जरा कि यार सजाद ये तरीन साहब आने से भी हम उनका तज्जिया लें। सजाद तरीन साहब अभी उबैद बड़ी वाले इंपॉर्टेंट दौर बात कर रहे हैं, में बड़ी उन्होंने इतना जो अहम मॉडर्न जानिब दौर इशारा है, किया है। उसमें उबैद, किसकी मैं सजाद जरूरत तरीन है, साहब से भी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ इस हवाले से। के लिए पॉलिसी होनी चाहिए। जी नाज़रीन, अभी मुझे एक ब्रेक की जानिब बढ़ने का कहा जा रहा है, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर, ये अभी बड़ी अहम जानिब इन्होंने इशारा किया है कि जो मर्जी हो, चाहे जिस मर्जी की हुकूमत आए, हमारी पॉलिसीज एक तो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, दूसरा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। उनकी कंसिस्टेंसी को कोई रोक ना सके, चाहे धरने हो, चाहे एहतजाज हो, अपोजिशन आ जाए, हुकूमत आ जाए, जो मर्जी आ जाए, पॉलिसीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक मईशत नहीं है, पाकिस्तान में दो मईशतें हैं। मेरी मईशत, नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और इतने जो अरबपति लोग हैं उनकी मईशत एक नहीं हो सकती। सही। मेरी मईशत और इन अरबपतियों की मईशत, हमारे दफ्तर के ड्राइवर की मईशत एक नहीं हो सकती। पाकिस्तान में दो मईशतें हैं। एक मईशत आम आदमी, गरीब आदमी, मेहनत कश की है, एक इन वडेरों, जागीरदारों और सरमायादारों की है। ये अपनी मईशत ठीक करने के लिए पॉलिसियां बनाती हैं, ये अपनी मईशत बेहतर बनाने के लिए पॉलिसियां बनाते हैं। जो भी आता है क्यों नहीं पॉलिसियां करता कि जनाब पिछली हुकूमत की पॉलिसियां हम लेके चलें, इसलिए नहीं कि ये उनके मफाद में नहीं होते, वो अपने मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए पॉलिसियां आगे बनाते हैं। ये जो मेरे सामने कप पड़ा हुआ है हुमा, ये इसलिए नहीं पड़ा हुआ कि ये कप इंसानी जरूरत को पूरा करे, ये इसलिए बना हुआ है कि इसमें प्रॉफिट कितना आता है, प्रॉफिट और रेट ऑफ प्रॉफिट होता है। इनकी दौलत में मुझे मजीद तशवीश में मुब्तला कर दिया दौलत कि फिर में हमारी इजाफा मईशत होता का रहता कौन है, सुनेगा, इनकी दौलत में इजाफा होता रहता है। ये जो जागीरदार, ये जो सरमायादार, ये सियासतदान, ये जो अरबपति लोग हैं, ये जेलों में भी होते हैं तो इनकी दौलत में इजाफा होता रहता है। आम आदमी की पॉलिसी के लिए, आम आदमी की मईशत बेहतर बनाने के लिए ये कोई नहीं सोचता। किसी ने सोचा है कि 2 दिन से शहर बंद है और गरीब आदमी पे क्या गुजर रहा है? कोई नहीं गुजर रहा। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये पॉलिसी इसीलिए नहीं बनाते 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, क्योंकि इनके अपने मफादात होते हैं। जब ये पावर में आते हैं, ये बुनियादी तौर पर अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आते हैं, अपनी मईशत बेहतर करते हैं। आम आदमी की मईशत, आम आदमी की हालत बेहतर नहीं होती। यही वजह है कि कोई लंबी पॉलिसी नहीं बनाई जाती, कोई तवील अरसे के लिए नहीं पॉलिसी बनाई जाती। हर आदमी आता है इक़्तिदार में, वो अवाम को एक लॉलीपॉप दे के कहेगा जी ये पॉलिसी ठीक है, उसमें अवाम की हालत बेहतर नहीं हो रही, उनकी हालत बेहतर हो रही है। ये तो आपने चैप्टर ही क्लोज कर दिया नईम सिद्दीकी साहब के लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बन सकती, उसकी रीजन है। 30 सेकंड में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जी 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 उबैद बोलो। अगर मुझे 30 सेकंड में एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। फरमाएं उबैद। जहाँ पे अभी तरीन साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ पे जी तरीन साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट तमाम व्यूअर्स क्रिएट करना चाहता हूँ कि पिछले 15-20 सालों में पाकिस्तान ही के अंदर एक इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्ट है। पाकिस्तान का मोर देन 45% जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी से हट के एक खास लोग, एक खास इदारे और उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक फर्म्स हैं, वो काम करें, उनकी पॉलिसी अनइंटरप्टेड है। और वो आप देखें कि उनके वो अनऑडिटेड है, उनकी ऑडिट भी नहीं होती। वो जरा उसमें सोचें ये एक बहुत बड़ी बहस है, ये किसी और जाने चली जाएगी। नईम सिद्दीकी साहब, उबैद जो आप बात करें उसको मैं डिस्कस करती हूँ, मैं करती हूँ उसको डिस्कस। नईम सिद्दीकी साहब, अभी जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज की हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म तो नहीं बन सकती, ये सजाद तरीन साहब ने चैप्टर ही क्लोज कर दिया है। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज इतनी इफेक्टिव कैसे हो सकती हैं कि एटलीस्ट वो आम आदमी को कहीं ना कहीं कोई रिलीफ ही देने के लिए कोई प्लानिंग कर लें? देखिए जी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी आपके पास यही है ना, आपने कोई इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बना दिया, आपने सब्सिडी दे दी, आपने बिजली की कीमत में थोड़ी दिनों के लिए कमी कर दी, वो मतलब है आप किसी गरीब आदमी को थोड़ी देर के लिए चंद सांसें दे देती हैं, तो यही आपकी शॉर्ट टर्म पॉलिसी है। देखें, आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर कर सकते हैं। अभी देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स लग गया है, अब जो छोटा किसान है ना उसका तो सत्यानाश हो जाएगा, और बड़े किसान जो पैसे ले नहीं सकते। लेकिन इसके साथ सर किसान दोस्त पॉलिसी भी आ गई है, वो इफेक्टिव है या नहीं छोटे किसान के लिए? देखिए किसान दोस्त पॉलिसी क्या है, आपने कहा गंदम हम 39 रुपए लेंगे, लेकिन गंदम आपने 26 रुपए में ली। आपने कहा कि बीज आपको सस्ता देंगे, बीज आपने उनको सस्ता दिया नहीं, आपने उनको खाद सब्सिडी दी नहीं। अब गंदम की कीमत और खाद सब्सिडी को अगर आप किसान दोस्त पॉलिसी कहते हैं तो पानी की कमी और महंगा जो इनपुट है ना, बीज और खाद, ये बहुत बड़े मसाइल हैं। और उसके बाद जब आप इसको डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश करेंगे तो आपको इससे पहले बहुत बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। तो जो एक सेक्टर को पकड़े, देखें अभी हमारा जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज है, जिसको SOEs हम कहते हैं, वो इस वक्त 6 ट्रिलियन रुपीस के लॉस में है।
अब कोई भी बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार नहीं है। कहते हैं जी हम ये मर्ज कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट, हम मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, 150,000 एम्प्लॉयज़ को ख़त्म कर रहे हैं। बजाय इसके आप अपने अखराजात को कम करें। आप देखें कहाँ कहाँ हुकूमत अपने अखराज कम कर सकती है। जब आपके पास एक फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद है, एक डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद है, तो फिर आप एडवाइज़र रखें, जबकि आपके पूरे सेक्रेटरी और पूरा सेक्रेटरी नीचे मौजूद होता है। तो हम को नवाजने से अगर हम इज्तनाब बढ़ते हैं, इससे हमें फुर्सत मिल जाए और हम ये कौम का पैसा कौम के ऊपर खर्च करें। देखें हमें और बाहर के मुल्कों में बेसिक जो फर्क है वो यही है कि वहाँ जो टैक्स लेते हैं, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, वो बेसिकली एक कर्जा होता है हुकूमत पे अवाम का, जो दोबारा अवाम की फलाह बहबूद पे खर्च किया जाता है। तो अमीरों कमा के गरीबों में वो तकसीम सर, किया हमारे जाता यहाँ भी है। तो पॉलिसीज आ रही है ना, सेहत कार्ड आ गया, हिम्मत कार्ड आ गया, किसान कार्ड आ गया। पॉलिसीज हैं, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी है और प्रोविंशियल बेस्ड पॉलिसीज हैं। हुकूमत देखें पाकिस्तान में, आपको पता है, शायद आपको ये इस बात का पता नहीं है कि 65 साल की उम्र के बाद किसी को कर्जा नहीं मिलता, किसी को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती। आपको वो पूछते नहीं है, वो कहते हैं कि जब आप उम्र के सिलसिले में चलेंगे कि आपको बैंक लोन नहीं दे सकता। तो ये कितनी अफसोस की बात है। तो जब तक कोई इस किस्म की पॉलिसी नहीं आएगी, आप इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करें। जैसे आईटी इंडस्ट्री को, अब आपने इंटरनेट 3 दिन से बंद किया हुआ है। मेरा खुद इस शोबे का तल्लक है, मेरे खुद मैं इस फील्ड में काम करता हूँ। आज 3 दिन से काम ही नहीं हो रहा। वीपीएन आपने बंद किए हुए, इंटरनेट आपने बंद किए हुए, मैसेज जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। तो वो बाहर के मुल्क जो कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम $25 बिलियन एक्सपोर्ट करेंगे, वो कोई कहाँ से करेंगे? आपकी जो भी एक्सपोर्ट करें वही उन्होंने मना कर दिया। सर, फिर अल्टीमेटली बात तो वहीं आके रुकी ना सजातरीन साहब, जहाँ से हमने शुरू की थी कि जब तक हम मईशत की बहाली तब तक मुमकिन नहीं कर सकते जब तक कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए आप भी सजेशन दे दें अपने दीगर मेहमानों की जानिब भी, हम यही सवाल लेकर देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि ये जो ज़रूरी पॉलिसी आई है, जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, इसका आम किसान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। सारे के सारे जागीरदार बैठे हुए हैं असम्बली में, आप गिनती कर लें, प्रोग्राम रखें आप इस पर, अदाद शुमार में दे देता हूँ। ये इस पार्लिमान में जो बैठे हुए हैं तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग वो हैं जो जागीरदार हैं, और जो बड़े बड़े जागीरदार हैं वो अपनी मर्जी से पॉलिसियाँ बनाते हैं। आम आदमी की तो हालत ये होती है कि उसको बारदाना नहीं मिलता। आम किसान को हर दफ़ा हम प्रोग्राम में यहाँ करते हैं कि लोग रो रहे हैं, लोग हमें फ़ोन करते हैं कि जी गंदम आ गई है, बारदाना नहीं मिल रहा। तो जागीरदार सरमायादार जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये मौजूदा जो सरमायादाराना निज़ाम है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में, ये अब इंसानियत की तरक्की और बेहतरी के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। कोई मुतबादल निज़ाम लेके आना पड़ेगा। ये जो मौजूदा निज़ाम है, ये निज़ाम अब ज़्यादा नहीं चल सकता। लेकिन दुनिया में जो पहले निज़ाम आए, दुनिया में पहली जो बगावतें, गुलामदारी, पहले गुलामों ने फ़िरौनों के ख़िलाफ़ की, उसके बाद जागीरदारी निज़ाम आया, जागीरदारी निज़ाम भी कई हज़ार साल चला। उसके बाद फिर ये आ गया सरमायादाराना निज़ाम, ये भी 400-500 साल चल चुका है। अब इसमें शक्कत नहीं है कि इसको आगे लेके बढ़ा जाए, तो इसके लिए कोई मुतबादल निज़ाम सोचना होगा जिसके आम आदमी को फ़ायदा पहुँचे। ये जागीरदार, ये वडेरे, ये जो अरबपति हैं, इनको फ़ायदा ना पहुँचे, आम आदमी तक इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आए। उबैद, मुतबादिल निज़ाम आपकी नज़र में क्या हो सकता है और क्या वो एप्लीकेबल होगा? मुतबादिल निज़ाम, बिल्कुल बात सही उन्होंने की कि ये निज़ाम अब इतना कमज़ोर हो चुका है कि ये निज़ाम अब आगे नहीं चल सकता। आप सिर्फ इकोनॉमिक चीज़ों को देखें तो बकाया चीज़ें सारी, उनका स्ट्रक्चर ही तबाह हो गया है। मुतबादिल निज़ाम में अब बहुत से निज़ामों पे पाकिस्तान में इस पे थिंक टैंक्स हैं, उनको काम करना चाहिए। मेरे मुताबिक जो एक निज़ाम इसमें आ सकता है, अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाए और आपका जो नीचे जो सेटअप है वो अगर डिस्टर्ब होता भी है, कम से कम आपकी पॉलिसीज, कुछ चीजें आपकी स्टेबल हो, तो शायद कुछ ना कुछ बेहतर होगा। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंशियल निज़ाम में इससे पहले भी कई दफा कोशिश की गई है, बहुत से मुल्कों में वो चीज इस वक्त लागू है। बहुत सी जगहों पे वन पार्टी सिस्टम कभी कहा जा रहा है कि अगर वन पार्टी सिस्टम का निजाम रहा है, एटलीस्ट 2 पार्टी हो। यहाँ पे आपके 250-300 पार्टीज, कभी आपके रिलीजियस पार्टीज आ जाती हैं, कभी आपकी सेकुलर आ जाती है, कभी आपकी नॉन सेकुलर पार्टी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका निजाम दरहम बरहम हो जाता है, आपके निजाम में जो कंसिस्टेंसी है वो खराब हो जाती है। तो वाकई ये निजाम अब इतना कमजोर है कि इसके साथ आप आगे ग्रोथ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अब निज़ाम अगर चेंज होता है तो क्या नईम सिद्दीकी साहब, मईशत की बेहतरी मुमकिन होगी? क्या मौशी निज़ाम में भी तब्दीली की गुंजाइश है? जी बिल्कुल गुंजाइश है। देखिए, सियासी ब्लैकमेलिंग से बाहर निकलें, लोगों को नवाजना बंद करें, मौशी इस्लाहात लेके आएँ, करप्शन पे सजाए मौत का ऐलान करें,
देखिए, आप चाइना की मिसाल ले लें, हम और चाइना की एक ही उम्र है। चाइना का माशी निज़ाम, इस आप, मैं सियासी निज़ाम की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ चाइना का माशी निज़ाम स्टडी कर लें, आप वियतनाम का माशी निज़ाम स्टडी कर लें, आप सिंगापुर का माशी निज़ाम स्टडी कर लें, आप उनको कहें कि उनके निज़ाम में से लेके चीज़ें अपने पर अप्लाई तो करें, लेकिन पहले अपने अंदर विल तो पैदा करें कि हम नेक नीति से इस मुल्क की खिदमत करेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से यहाँ पे पैसा खर्च करेंगे, जो रेवेन्यू करेंगे वो हम सही सही अवाम पे खर्च करेंगे। अगर आपने सिर्फ एक चीज ये कर ली, उन मुल्कों का निज़ाम जिनके साथ हमारी दोस्तियां हैं, हम उनको स्टडी करके इम्प्लीमेंट करें, आप यकीन करें सारा मसला हल हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ नीयत की बात है हमारी। हम जब तक इस सियासी ब्लैकमेलिंग से बाहर नहीं निकलेंगे और लोगों को नवाजने के चक्कर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे, चाहे हम जितने मर्जी सफ़े काले कर लें, जितनी बड़ी रिपोर्टें बना लें, जो कुछ मर्जी कर लें। गुड गवर्नेंस जो है ना, रूल ऑफ लॉ, ये दो चीजें आप इस मुल्क में सर, ले, आपने जो है ना समंदर को कूजे में बंद कर दिया कि गुड गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ अगर ये मुल्क में आ जाए, मुकम्मल तौर पर राइज हो जाए, तो यकीनन मुल्क बेहतरी की जानिब जा सकता है। आपने तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती